जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और एक बार जो है हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, तो कृपया परिचय कीजिए। मेरा नाम विशाल शर्मा है, रोहिणी में प्रधान हूँ। प्रधान जी, कितने वर्ष हो गए आपको? मैंने सुना यहाँ लगातार पब्लिक के मुंह से ही सुना कि आप 3 बार जो है यहाँ पे विजेता बने, 3 बार जीते। जी सर। तो यहाँ पे क्या कारण रहा, क्या मेन मुद्दा रहा कि जो आपने ये जो इतना मेहनत की लोगों के लिए, समाज सेवा के प्रति आप जागृत हुए और लोगों को समझाया भी, यहाँ पे काम धंधा भी किया, कई कार्य भी किए, तो ऐसा क्या लगा आपको कि मैं पब्लिक की सेवा में जाऊँ, जबकि सब सब गुण संपन्न है? सर, विकास की भावना अगर दिल में है तो सबके दिल में वास करेंगे और हमेशा जीतेंगे। पॉजिटिव माइंड रहने का यही फ़ायदा है कि लोगों की मदद करो, लोगों के दुख सुख में काम आओ, और जो भी विकास कार्य हों, जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए करो। तो शर्मा जी, क्या क्या कार्य अब तक आपके क्षेत्र में हुए आपके माध्यम से? क्षेत्र में कार्य वैसे तो हमारी एनडीएमसी ही सारा कार्य करती है, लेकिन वेलफेयर का मतलब ये है कि जैसे कहीं रोड ख़राब हो रही है, कहीं लाइट ख़राब हो रही है, कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत है, या कोई हॉर्टिकल्चर का पार्कों का कोई मैटर है, तो वो जाके अपने एनडीएमसी में अधिकारियों के पास रखें और उनसे मदद मांगे। वो सारा कार्य हमारी एनडीएमसी ही करती है। क्या लगा प्रधान जी कि मैं प्रधान जी के पद पे हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए? क्या हमारी सरकार में कुछ कमी? नहीं, कमी किसी में नहीं है। सब सहयोग कर रहे हैं, सारी एजेंसी सहयोग करती हैं, यहाँ तक कि यहाँ की एमसीडी से भी हमें सहयोग मिलता है, और हमारी एनडीएमसी अपने आप में पूरी परिपक्व है सारे काम करने के लिए। शर्मा जी, कई समितियों से जुड़े हुए हैं, कई वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, उनके विषय में एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को? वेलफेयर में थीफ एंड क्रेडिट सोसाइटी होती है, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी एनडीएमसी की, जो एम्प्लॉयज़ को लोन प्रोवाइड करती है, और उसमें मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, और हम अपने एम्प्लॉयज़ को लोन देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और भी सर कोई समिति है जिसके अंदर आपने निर्धन कन्या की मदद की हो, शादी वगैरह में के अंदर, या फिर और समाज से जुड़ी? नहीं, वो हमारी एनडीएमसी थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी जो है वही कन्यादान देती है। हमारे बड़े भाई हैं रामनिवास गौड़, वो हमारे सेक्रेटरी हैं, और साथी हैं हमारे, जैसे 13 मेंबरों की एक कमेटी होती है जो जीत के आती है, वो हम सारे कार्य वहीं से करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आगे भविष्य में और क्या क्या योजना बनाई सर अपनी समिति को लेके, अपने क्षेत्र को लेके? समिति को थोड़ा सा अवेयरनेस लाएंगे बच्चों में, थोड़ा उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम करने की सोचेंगे, थोड़ा उनके खेल कूद पे और शिक्षा पे उनको प्रोत्साहित करेंगे, और शराब वगैरह ये जो हानिकारक चीज़ें हैं इनसे दूर रखने के लिए अवेयरनेस लाएंगे। देश में अपने क्षेत्र को नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे? बिल्कुल, अपने कॉम्प्लेक्स में तो खासकर अपने कॉम्प्लेक्स में जो भी हमारे बच्चे इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें रोकेंगे। क्राइम का क्या हिसाब है अपने क्षेत्र में? क्राइम और कानून व्यवस्था क्या है? हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, सुदृढ़ है, पुलिस का पूरा सहयोग रहता है, और पुलिस और प्रशासन सब साथ में ही हमारे सहयोग में रहते हैं। थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो गए हैं बच्चे आजकल, तो हाय और हेलो पे ज़्यादा जोर देते हैं, नमस्कार और पैर छूने पे थोड़ा सा कम है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा संस्कार कि वो कैसे पैर छुएं, नमस्कार करें, नमस्ते करें, आदाब करें, सत श्री अकाल करें, लेकिन अपने ही देश के कल्चर में करें तो अच्छा लगेगा। कारण क्या है? क्या लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर टेक्निकल सिस्टम आ चुका है, या फिर कुछ पेरेंट्स ध्यान नहीं देते? मैंने यही बताया ना, कोई वेस्टर्नाइज कल्चर आ गया है लोग बच्चों में आजकल, और पेरेंट्स भी थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं पहले से, तो इसीलिए थोड़ा सा हो गया है, इंग्लिश का चलन है, तो ये सब कार्य हो रहा है। प्रधान जी, 3 बार आप प्रधान बने इलाके से, पब्लिक आपको चाहती है, आप जो है पसंदीदा प्रधान हैं, और लोगों का विचार है कि प्रधान जी बार बार प्रधान जी बने, क्योंकि सारे कार्य आप कराते हैं इस क्षेत्र में।
क्या भविष्य में किसी पार्टी ने चुनने की कोशिश की और नेता बनने का आपको डिमांड किया तो क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं सर, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मुझे वेलफेयर का काम ही करना अच्छा लगता है और ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स में पड़ने का। मुझे अपने एम्प्लॉयज़ और अपने समाज, जो भी हमारा समाज है, जैसे वाल्मीकि समाज है और भी समाज हैं हमारे, तो उन सब का मुझे ध्यान रखना है और उनका सेवा करनी है। बच्चे जो है उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, कारण गरीबी, कारण जो है क्राइम, मतलब एरिया किस तरफ का। तो शिक्षा हमारे देश के लिए सबसे पहली हथियार है शिक्षा। क्या कहना चाहिए हमारी नौजवान पीढ़ियों के लिए, शिक्षा जरूरी है? शिक्षा बहुत ज़रूरी है आजकल। मैं भी यही माँ बाप से कहूँगा, हर किसी से, कि अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दें। और अब तो गवर्नमेंट और हमारी दिल्ली सरकार दोनों मिलकर, केंद्र सरकार मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। और दिल्ली सरकार भी श्री मनीष सिसोदिया जी, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो अब तो स्कूलों की स्थिति भी अच्छा है। फ़ीस का भी कई मैटर आ रहा था कि फ़ीस बढ़ती है, महंगे स्कूल हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बच्चों को पढ़ा सकते हैं और माँ बाप को पढ़ाने पे जोर देना चाहिए। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमें प्राइवेट ही स्कूल चाहिए और प्राइवेट स्कूल के अंदर शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। क्या मैं बात करूंगा, काफ़ी पुरानी टाइम की बात करूंगा, उस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, खैर सन 62 या 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें या फिर और किसी नेता की बात करें, तो क्या उस टाइम में प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे? बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। तब तो मास्टर जी ज़मीन पे तख्ती लेकर और पोत कर बैठते थे और वो हम पढ़ते थे उस टाइम पे, तो तख्तियों को पोत कर पढ़ाई होती थी। तो वो समय एक अलग था। अब जैसे समय गुजरता गया और अब स्मार्ट ब्लैक बोर्ड का टाइम आ गया है, तो शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो रहा है उस हिसाब से। क्या आपका मानना है कि जितना प्राइवेट में पढ़ाई होती है उतना सरकारी में भी होती है? क्या प्रेरणा देना चाहिए? सरकारी में भी बहुत अच्छी पढ़ाई से होती है और प्राइवेट में तो खैर है ही है। जो कहते हैं लोग कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई है, लेकिन अब स्तर सरकारी स्कूलों का भी बहुत अच्छा हो गया है। समाज से जुड़ी हुई एक बात और पूछूंगा, संस्कृति जो जवाब दे रही है समाज के लिए, कि सन 1992-91 के दौर में देखेंगे तो उस टाइम पे कोई वृद्धा आश्रम नहीं हुआ करते थे जगह जगह। आज जो है जगह जगह वृद्धा आश्रम का प्रचलन हो चुका है और हमारे माता पिता को कुछ बच्चे समझते नहीं है और जो है फालतू का टाइम समझ के वृद्धा आश्रम में डालते हैं। क्या कहना चाहिए उन बच्चों के विषय? वो एक जो सोच है, वो एक छोटी सोच कहूँगा मैं। जो भी उनके अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो वो एक छोटी सोच है। तो इस सोच से हमें और हमारे समाज को बाहर निकलना है। माँ बाप भगवान का रूप हैं और उनका आशीर्वाद ही सब कार्य सिद्ध करता है। बहुत बढ़िया शर्मा जी, जो है समाज से जुड़ी हुई बातें कही आपने। और जो है मैं बात करूंगा हमारे देश में आई हुई विपत्ति के कारण जो है लोग बाग काफ़ी वर्षों 1-2-2.5 साल हो गए परेशान हैं। और जब से ये कोरोना वायरस आया हुआ है इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोग तो दिल्ली छोड़ चुके हैं, उनका मानना है कि अब दिल्ली में काम ही नहीं है और नहीं आना। जैसे आप और जो बिजनेसमैन है उनको काफ़ी दिक्कत है, मजदूर तबके का आदमी चला गया है यहाँ से, वो कैसे आएंगे वापसी? क्या उनको दिलासा देना चाहेंगे? और आने वाले त्यौहार पर, कोरोना का तो अब विश्वव्यापी ये बीमारी है। इसका हल तो वैक्सीन आने के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सरकार, दिल्ली सरकार, सबको उचित दूरी बना के रखना, मुंह पे मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, तो ये जो थोड़ी सी जो बातें हैं इनका ख्याल रखें और ऐसे ही बचाव हो पाएगा इसका कोरोना से। और वैक्सीन जब हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं प्रयास में और शायद जल्दी ही वैक्सीन आ जाएगी, तो उसके बाद फिर ये बीमारी नहीं रहेगी। आने वाला त्यौहार तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, थोड़ा शालीनता से मनाएं और दीप जलाएं, दिए जलाएं, पटाखे ना फोड़ें जिससे कि पॉल्यूशन बढ़े, और आराम से मिठाई खाएं, मिठाई बांटें। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको।
और नव दुर्गा की शुभकामनाएं सबको।